ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। हमें सूचना युद्ध भी जीतना होगा। अभी इस समय आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था ये आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौर में एक मोर्चा फर्जी सूचनाओं का भी खुला हुआ है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अपुष्ट सूचनाओं की बमबारी हो रही है और जहां कई देशों ने सूचनाओं को अपनी ताकत के रूप में ढालकर उन्हें हथियार बनाया, वहीं पाकिस्तान ने आतंकवाद की नीति के साथ झूठी कहानियां गढ़ने का अपना एक मॉडल तैयार किया। गत दिवस विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा कि पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही झूठ बोल रहा है। दूसरे तमाम देशों में तो झूठा आख्यान, ट्रोल्स या वोट्स जैसे माध्यमों के जरिए गढ़ा जाता है, पर पाकिस्तान में इसकी कमान जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही संभालते आए हैं। जैसे बीते दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल की एंकर ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से भारतीय विमानों को मार गिराए जाने के उनके दावे की पुष्टि के समर्थन में प्रमाण मांगे, तो उन्होंने हास्यास्पद रूप से कहा, यह सब सोशल मीडिया पर मौजूद है। और आप देखिए, समग्रता में देखें तो आतंक के साथ दुष्प्रचार के मामले में पाकिस्तान कुख्यात आतंकी संगठन आईएस की रणनीति को अपनाता दिख रहा है। आईएस ने आतंक को बढ़ावा देने में सूचना युद्ध को एक नया कलेवर प्रदान किया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आतंक और फर्जी सूचनाएं मनोवैज्ञानिक और हाइब्रिड युद्ध में गहराई से जुड़े हथियार हैं। आईएस ने अपने शिकंजे में फंसे लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी और उससे आप देखिए जुड़ी सामग्री का खूब प्रचार प्रसार किया और इसका असर 2016 में इराक के मोसुल पर उसके हमले में नजर भी आया और वहां बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा संबंधी अन्य ढांचे की मौजूदगी के बावजूद आईएस का खौफ ऐसा हावी हुआ कि सुरक्षा पंक्ति तितर फितर हो गई और आईएस को शहर पर कब्जे के लिए बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मोसुल पर यह कब्जा भविष्य के मनोवैज्ञानिक युद्धों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। और आप देखिए, आतंकवाद की तरह सूचना युद्ध भी केवल युद्ध काल तक ही सीमित नहीं रहता। अब तो शांति या फिर सामान्य काल में भी अपना असर दिखा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में पाकिस्तानी दुष्प्रचार अभियान का इसका एक बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों और प्राधिकारी संस्थाओं के हैंडल से सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान फर्जी सूचनाओं के प्रसार से भारत को मुस्लिम विरोधी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया और इस तरह पाकिस्तान द्वारा शांति काल में भी झूठे आख्यान गढ़कर भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र किया गया। आतंक और सूचना युद्ध में एक और समानता है और इसके जरिए केवल सैनिकों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को निशाना बनाकर भी देश को भीतर से तोड़ने की कोशिश होती है। पहलगांव आतंकी हमला इसका पुख्ता प्रमाण रहा है, जहां आतंकवादियों ने न केवल धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों की जान ली बल्कि यह भी कहा कि जाकर मोदी से कह देना। इसके पीछे उनकी मंशा नरसंहार के साथ साथ देश को विभाजित कर उसका हौसला तोड़ने की भी थी। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे, धर्म के आधार पर हम लोगों को मारेंगे तो भारत में आप देखिए दंगे भड़क जाए, हिंदू मुस्लिमों पर अटैक कर दे, मुस्लिम हिंदुओं पर। इस तरह की उनकी रणनीति थी, लेकिन वो अपनी रणनीति में फेल हो गए क्योंकि भारत की एकता उनकी रणनीति से मजबूत है। जो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं वही आप देखते हैं कि आतंकवाद और सूचना युद्ध यानी फर्जी खबरों का सहारा लेते हैं और पाकिस्तान दशकों से यह करता आया। जैसे आतंक को राजनीति का हिस्सा बनाए जाने के बावजूद पाकिस्तान लगातार उससे इनकार करता आया है, जबकि उसकी यह हकीकत बार बार आप देखिए दुनिया के सामने उजागर होती आई है। फर्जी खबरों से लैस सूचना युद्ध भी आतंकी ढर्रे पर लड़ा जाता है और जिसमें छदम खातों या फिर अनाधिकृत चैनलों के जरिए झूठ परोसा जाता है। चूंकि भारत की सामरिक क्षमताओं के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, तो उसके पास आतंकवाद और फर्जी सूचनाओं का सहारा लेने के अलावा कोई और चारा शेष नहीं रह जाता। इंटरनेट मीडिया का उद्भव फर्जी सूचनाओं के प्रसार के बड़े आधार के रूप में सामने आया। यहाँ हर कोई अपनी दृष्टिकोण के साथ उपस्थित है, भले ही तथ्यों से उसका कोई सरोकार ना हो।
जब लोग साजिश के ताने बाने और एआई आधारित डीप फेक के जरिए किसी भी तरह बस यूजर्स को लुभाकर मुनाफा कमाने में लगे हैं, तो इसका बाद में सत्य की बलि चढ़ा जाना बहुत स्वाभाविक है। फिर आप देखते हैं कि लोगों को अपने हिसाब से बरगलाया जाता है, और इससे भी बदतर बात यही है कि कोई गलती से भी एक बार ऐसी फर्जी सूचनाओं के दायरे में आ जाए तो एल्गोरिदम फिर वैसी ही सामग्री आप देखिए परोसने लग जाता है। इंटरनेट मीडिया के तमाम मंच इसके प्रतिकार के उपाय उपलब्ध कराने का दावा करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव उत्पादकता बहुत सीमित है। इसका परिणाम यही होता है कि कई बार तथ्यपरक बातें भी संदेह की दृष्टि से देखी जाने लगती हैं। मानव मस्तिष्क और धारणा को सूचना युद्ध जिस प्रकार प्रभावित करता दिख रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान जैसे नाकाम देश द्वारा भविष्य में उसका और अधिक सहारा लेने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और यह समय की मांग है कि मनगढ़ंत खबरों वाले सूचना युद्ध से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने में विलंब ना किया जाए, और इसके लिए एक प्रभावी एवं विश्वसनीय सूचना तंत्र स्थापित करना होगा जो त्वरित आधार पर झूठी सूचनाओं का प्रतिकार कर सके। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी के लिए विदेश सचिव नेतृत्व में भारतीय सेना और वायुसेना की महिला अधिकारियों की प्रेस ब्रीफिंग में ऐसे प्रभावी तंत्र की झलक मिली है। एक ऐसे दौर में जब अधिकांश लोग इंटरनेट मीडिया को लेकर सतर्क हो रहे हैं, तब सरकार को भी चाहिए कि वह नागरिकों को इसके लिए सशक्त करें कि वे फर्जी सूचनाओं को पहचानने में सक्षम बने। और आप देखिए इसके लिए जागरूकता अभियान भी उपयोगी होगा। एआई आधारित फैक्ट चेक इकाइयों के साथ ही उन्नत निगरानी तंत्र और एआई से लैस उस तंत्र में निवेश भी करना होगा जो झूठ को पकड़ने में प्रभावी हो। लेखक पूर्व रक्षा सचिव और आईआईटी कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। क्या? डॉक्टर अजय कुमार। ये पाकिस्तान की हर कमजोरी पर प्रहार हो। ये आप देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, तब से पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी हाहाकार की स्थिति है। भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने की रणनीति बना रहा है। भारत को आतंक के विरुद्ध युद्ध में एक स्थायी और सुरक्षित रास्ता चुनना होगा। हमेशा दुश्मन की कमजोर नस पर वार करना चाहिए। पाकिस्तान की असली कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था है। उसके ऐसे सभी स्रोतों पर भारत को प्रहार करना चाहिए जहां से उसे तनिक भी विदेशी मुद्रा मिलती है। जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान से आपसी मैच ना खेलकर और चैंपियन ट्रॉफी में वहां ना जाकर उसे आर्थिक रूप से तगड़ी चोट पहुंचाई, जैसे ही तमाम जतन भारत सरकार को भी करने चाहिए। और आईएमएफ में भी हम लोग विरोध ही कर रहे हैं उसका। एक साथ आजाद हुए दोनों देशों के बीच आज बहुत बड़ा अंतर है। अर्थव्यवस्था के सभी पैमाने पर भारत पाकिस्तान से मीलों आगे है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया के 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के आकार में 41वें स्थान पर है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है जो तो इकोनॉमी के आकार में जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ सकता है, जबकि बदहाल आर्थिकी वाला पाकिस्तान आतंक का अड्डा बन गया हुआ है। विश्व बैंक के 2024 के आंकड़े को देखें तो भारत की जीडीपी 3.88 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 0.37 ट्रिलियन डॉलर के आकार से 10 गुना अधिक है। भारत के पास 677 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 15.5 अरब डॉलर, उसमें भी एक हिस्सा उधार का है। पाकिस्तान में नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट अभी 12% है। $1 की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। विश्व बैंक ने करीब 2 साल पहले पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर इकोनॉमी बताया था। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का कुल कर्ज बढ़कर करीब 70.36 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका है, यानी हर पाकिस्तानी पर औसतन 2.34 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2024-25 में 2200 करोड़ डॉलर से ज्यादा का बाहरी कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भरोसे चल रही है। पाकिस्तान आईएमएफ का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। चीन का निर्यात आयात बैंक उसे अतिरिक्त रियायत रेट देने में हिचकिचा रहा है। अब आईएमएफ ने कर्ज की अगली किस्त मिलेगी या नहीं, इस पर भी अनिश्चितता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की बैठक में अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है तो वह पाई को मोहताज हो जाएगा। और देखिए, अगर हम लोग बात करें आईएमएफ की तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें कितने मेंबर हैं आप लोग बताइए?
पाकिस्तान के साथ सभी तरह के कारोबारी रिश्ते को खत्म कर देना उसकी बर्बादी का पहला चरण है। और अब भारत को पाकिस्तान, याद रखिए, पाकिस्तान के लिए अन्य देशों के साथ भी व्यापार करना बेहद महंगा बना देना चाहिए। भारतीय बंदरगाह पाकिस्तान के सीमित वैश्विक व्यापार मार्ग के लिए बहुत जरूरी लॉजिस्टिक कड़ी रहे हैं। भारत ने अपने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों पर पूर्ण रोक लगाने की शुरुआत कर दी। पाकिस्तानी जहाज पहले ट्रांसशिपमेंट, ईंधन भरने और मरम्मत के लिए भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर थे। इन सेवाओं के इंकार से उसे अब ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से लंबे और महंगे पड़ने वाले मार्गों को अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ समस्त व्यापार बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत के कुल वैश्विक व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 0.06% से भी कम है। भारतीय व्यापारी अपना यह माल अन्य देशों में आसानी से बेच सकते हैं। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार करीब $10 अरब मूल्य के भारत सामान हर साल सिंगापुर, दुबई और कोलंबो के बंदरगाहों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचते थे। ऐसा कतई ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। और उत्पादों और आप देखिए सेवाओं के मामले में भारत आज दुनिया के शीर्ष 5 बाजारों में से एक है। यह एशिया की सबसे ज़्यादा खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो उद्योग के अधिकांश क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति देता है। नतीजतन सुई से लेकर हवाई जहाज तक के लिए आज भारत विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। पाकिस्तान के 60% से अधिक निर्यात में कपड़ा और संबंधित उत्पाद शामिल है, जो मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, इटली को भेज जाते हैं। आज भारत के इन सभी देशों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत को तत्काल कपड़ा निर्यात की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वह पाकिस्तान का अच्छा विकल्प भारत आसानी से बन सकता है। ऐसे समय में मेक इन इंडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब समय आ गया है कि भारत मेक इन इंडिया की उन बाधाओं को दूर करे जिससे भारत विश्व निर्यात में अपनी भूमिका बढ़ा सके और तब पाकिस्तान की आर्थिकी की कमर कस कर तोड़ सके। लेखक JNU के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं डॉक्टर विजेश कुमार तिवारी, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। पाप का मूल लोभ। भगवान कृष्ण ने लोभ को पाप का मूल अर्थात जड़ कहा है। इसी लोभ से मनुष्य के मन में पाप की ग्रंथि विकसित होती है। लोभी व्यक्ति की लालसा अंतहीन होती है, वह अनाज में लगे घुन के समान प्रतिफल बढ़ती जाती है। अधिक से अधिक प्राप्त करने की प्रबल इच्छा ही लोभ, जिसे कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे रेगिस्तान की तपती रेत को मेघ द्वारा अपार जलराशि की वृष्टि के बाद भी शीतल नहीं किया जा सकता है, वैसे ही जिस मनुष्य के मन में लोभ की वृत्ति जागृत हो जाती है और इस संसार की संपूर्ण संपदा भी उसे तृप्ति प्रदान नहीं कर सकती। अधिक से अधिक प्राप्त करने की ललक मनुष्य के मन और बुद्धि को विकृत करके उसकी विवेक की शक्ति को नष्ट कर देती है। और आप देखेंगे यहाँ लोभ मनुष्य को पाप तथा घृणित कृत्य करने को प्रेरित करता है। लोभ की ग्रंथि मनुष्य को विवेक शून्य बना देती है, जिससे वह धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, यश, अपयश में अंतर करने में अशक्त हो जाता है। लोभी के मनन चिंतन करने की शक्ति पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है। मानसिक रूप से विकृति का शिकार ऐसा लोभी मनुष्य पाप को पाप नहीं समझता, वह किसी तरह अपनी लोभ वृत्ति का प्रतिपूर्ति ही चाहता है। और लोभ के आप देखिए वशीभूत होकर मनुष्य सभी सांसारिक संबंधों की बलि चढ़ा देता है, जिससे वह नैतिकता, धर्म तत्व और सदाचार से दूर चला जाता है। यह ऐसा मनोविकार है जो मनुष्य को पतन के मार्ग की ओर ले जाते हैं। मानवीय चिंतन यही है कि निर्धन मनुष्य वह नहीं जिसके पास धन का अभाव है, अपितु वास्तविक निर्धन तो वह है जिसके अंदर अत्यधिक लोभ की भावना जागृत हो गई। लोभी व्यक्ति किसी भी निकृष्ट कार्य को करने में संकोच नहीं करता। अत्यधिक लोभ मनुष्य की मानसिक शांति, संतुष्टि और आनंद को समाप्त कर देता है। लोभ इसी ग्रंथ से पाप का जन्म होता है। देख रहे हो आप लोग, डरा सहमा पाकिस्तान। अब उसी की बातें हो रही हैं। एक बात और आपको बता दूं, अब इस तरह के आर्टिकल लिखते जाएंगे, कुत्ते की पूंछ जैसा है पाकिस्तान। अब आप सोचिए, बांग्लादेश जो आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। और हर बार पाकिस्तान ने जितने बार भी कोशिश की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। हम लोगों ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। भूगर्भ का जल का दोहन, एक बार आप लोग सामान्य जानकारी रख लीजिए, हर दृष्टिकोण से इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद अब देखिए, जब तक इस तरह का तनाव बना रहेगा, आर्टिकल लिखे जाते रहेंगे। बंगाल में भी पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी विकट हो सकती है। कोलकाता नगर निगम वर्तमान में लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 40 मिलियन
गैलन भूजल का दोहन कर रहा है। इसके अलावा कई निजी गहरे ट्यूबवेल भी नियमित रूप से भूजल निकाल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण को सुरक्षा के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन रोकना आवश्यक है। भूजल संरक्षण के साथ साथ इसके ऊपर को बढ़ाने इसके स्तर को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम ने नया जल उपचार संयंत्र बनाने और स्वच्छ पेयजल का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है, और ताकि गहरे ट्यूबवेल को पूरी तरह से बंद किया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर निगम के अधिकारियों ने भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संरक्षण की योजना भी बनाई। इसके तहत वर्षा जल संचयन और भूमिगत रिचार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इस योजना को मेयर परिषद की मंजूरी मिल चुकी है। महानगर में कुल 45 वर्षा जल संचयन केंद्र बनाए जाएंगे। फिलहाल 20 पॉइंट पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार की इकाई मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी जहां भराव की समस्या है। यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यदि इस पर पूरी तरह से क्रियान्वयन हो जाए तो पर्यावरण से लेकर आम जनता तक को काफ़ी राहत मिलेगी। और देखिए, वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो चलिए एक बार देख लीजिए। इसकी राजधानी आपको कोलकाता देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंसानियत की शक्ति। तेलंगाना के निजामाबाद से एक पीड़ादायक घटना सामने आई है, जहां एक जज ने अदालत से बाहर आकर एक विकलांग दंपत्ति का बयान लिया और फैसला सुनाया। यह दंपत्ति चलने में असमर्थ था, इसलिए जज का उनके पास जाकर फैसला सुनाना इंसानियत का एक अनूठा उदाहरण है। यह घटना कैमरे के सामने नहीं आई, पर यह इंसानियत का सजीव उदाहरण है। जज को इंसानियत का देवता कहना अधिक उपयुक्त होगा। और आप देखते हैं कि आजकल कैमरे के सामने जो भी सच्चाई दिखाई देती है वह अक्सर छद्म होती है। हम सब इसी छद्म सच्चाई के बीच जी रहे हैं, जहां केवल दिखावा ही दिखावा है। इंसानियत का तकाजा यही है कि एक का हाथ अच्छा काम करे तो दूसरा हाथ को पता ना चले, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आज तो कुछ करे या ना कर, पर इंटरनेट मीडिया पर डालने का चलन हो गया है। इसके लिए जो कुछ दिखाई दे रहा है वह केवल दिखावा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सच है। जज ने जो कुछ किया उसके लिए उन्हें किसी कानून ने मजबूर नहीं किया। ऐसा करने से कोई कानून उन्हें रोक भी नहीं सकता है। आजकल सरकारी दफ्तरों में लोग अपनी वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए किस तरह से संघर्ष करते हैं, इसकी खबरें यदा कदा मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन किसी कर्मचारी ने आगे बढ़कर ऐसा किया हो, ऐसा देखने सुनने को नहीं मिला है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई महिला या पुरुष अपनी निराश्रित राशि लेने के लिए कितनी दूर दूर से सरकारी कार्यालयों तक पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर भी उन्हें किसी भी तरह की संवेदना नहीं मिलती है और उन्हें दुत्कारा जाता है, मानो वे खैरात लेने आए हो। सरकारी दफ्तर संवेदना शून्य होते हैं और यहाँ किसी से संवेदना की अपेक्षा करना व्यर्थ है। किसी भी बाबू के पास काम करने के लिए समय नहीं होता है, लेकिन दफ्तर के बाहर चार नाश्ता करने के लिए उनके पास घंटों समय होता है। इंसानियत एक आदर्श भावना है जो हमारे चारों ओर होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। इससे हमें अपनी आंखों से, अपने दिल से, अपने व्यवहार से महसूस करना होता है। जहाँ इंसानियत का बोलबाला होता है वहाँ कोई भी व्यक्ति इंसानियत से बाहर जाकर काम नहीं करता। और ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इधर उधर कचरा फैलाना अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के दायरे में पहुंचकर एक पन्नी फेंकने के लिए भी डस्टबिन तलाश करते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे अंदर भी एक इंसान है, लेकिन हम उसे बाहर आने का मौका नहीं देते। जब इंसानियत बोलती है तो आंखें नम होकर देती हैं। इंसानियत जानवरों में भी दिखाई देती है, जैसे जब कोई कुत्ता अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे कई दृश्य हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। और तेलंगाना, चलिए एक बार तेलंगाना दिखा देते हैं आपको। ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। हैदराबाद इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी सीमा की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है और 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखते हैं कि 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। ये टिप्पणियाँ यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। देखना हुआ कि तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लिया करिएगा। ये आप देखें, फिर विभाजन की ओर पाकिस्तान, और इसी विभाजन को हमें हवा देना चाहिए। ऐसे ही हमारी रणनीति होनी चाहिए। यही हमारे जो रणनीतिकार हैं बहुत सारे वो कह भी रहे हैं। तो आप देखिए, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की रात को आतंकी ठिकानों पर
लक्षित हमला किया गया और भारत की तरफ से की गई कार्रवाई पाकिस्तान के लिए उपयुक्त उपयुक्त जवाब तो है ही, साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया गया कि भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी। यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होगा तो भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और उससे जुड़े संस्थाओं को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा। इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार नहीं लगाएगा और आप देखते हैं कि बल्कि अब केवल कार्रवाई करेगा। यही रणनीति तो अमेरिका और इजराइल अपनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े स्थानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद दोनों तरफ से जिस प्रकार की सैन्य कार्रवाई हो रही है वह दोनों देशों के परंपरागत युद्ध की ओर जाने का संकेत देती है। तो भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई को क्या माना जाए, और युद्ध का आरंभ या पाकिस्तान के अंत का आरंभ? ऐसा इसलिए क्योंकि यह सवाल बड़ा है कि क्या पाकिस्तान लंबा युद्ध झेल पाएगा, क्या वह बिखर जाएगा। भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस समय दिखाई दे रही है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है तो भारत की तरफ से उठाए जाने वाले कदम से एक दिन पहले ही उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। यह बैठक पाकिस्तान के अनुरोध पर बंद कमरे में हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से इस्लामाबाद को कोई राहत नहीं मिली बल्कि एक झटका लगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद ने इसके उलट पाकिस्तान से ही लश्कर ए तैयबा की पाकिस्तान में मौजूद पर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, नोटिस टू एयरमैन जारी किए बिना ही पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण पर भी उसने सवाल उठाए। चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बताइए आप लोग। इस बीच पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करना भी कई देशों ने बंद कर दिया, जिसका संदेश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के पक्ष में गया। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की अपील निरस्त करते हुए इसे द्विपक्षीय मामला करार दिया और भारत से बात करने के लिए कहा। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने पहलगांव हमले की निंदा की और पाकिस्तान से जवाबदेही की मांग भी कर दी। और आप देखेंगे कि यह पाकिस्तान के लिए कुछ अधिक निराशाजनक था, जिसे काउंटर करने के लिए उसने भारत पर आरोप लगाया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, परंतु अभी तक उसे इस मामले पर भी सफलता नहीं मिली। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में पाकिस्तान को दिए जाने वाले $7 अरब के बेल आउट पैकेज की अगली किस्त पर विचार किया जाना प्रस्तावित था। भारत ने प्रयास किया होगा IMF की तरफ से मिलने वाली किस्तें पाकिस्तान को ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान इसे आतंकी गतिविधियों पर खर्च करता है। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली यह किस्त निरस्त हो जाती है तो पाकिस्तान की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। इससे सही दिशा में रणनीति गौर से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की एक नई नीति को अपनाते हुए दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान में कि परमाणु बम फोबिया से आगे बढ़कर पाकिस्तान के आंतरिक भागों तक हमला किया। यह संदेश दिया कि पाकिस्तान भारत के ऊपर जब भी सब कन्वेंशनल तरीके हमला करेगा तो जिसका हथियार आतंकी होंगे, तब भारत इसका जवाब कन्वेंशनल तरीके से देगा। यह भारत की रणनीति में मूलभूत बदलाव का संकेत है, जिसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने तक ही सीमित नहीं कर सकते, बल्कि वह उससे आगे कोई रणनीति है। इसके जरिए भारत ने दुनिया को सीधा संदेश दिया कि हमारे लोग मर गए तो हम कार्रवाई करेंगे, और इसमें किसी को संशय भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय कूटनीति और आप देखेंगे कि और भारत की रणनीति सही दिशा में है। इस रही बात पाकिस्तान की, तो वह इस समय आंतरिक रूप से ऐसी चुनौतियों में बुरी तरह फंसा हुआ है और जिनसे निकल पाना नामुमकिन है। सवाल यह है कि यदि भारत के हमले से ने परंपरागत युद्ध का रूप ले लिया तो पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान के अंदर जमीन उप विभाजनों के लिए तैयार है। इसे इसी नज़रिए से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति पर बात करें तो वहाँ बलूच के अलावा सिंध, गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और देर सवेर इस्लामाबाद इनके दबाव से बिखरने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। सिंध में सिंध देश आंदोलन चल रहा है। यह सिंधी राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से आज़ाद सिंधु देश की मांग कर रहा है। इस आंदोलन का प्रभाव कराची सहित सिंधी भाषा बोलने वाले कई हिस्सों में है। यह इनका प्रभाव ही है कि वर्ष 2020 में पाकिस्तान सरकार ने एक साथ कई अलगाववादी आंदोलन चलाने वाली पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया था, और इसमें सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी भी शामिल थी। और जहां तक गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है तो यह गुलाम जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। और आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून क्षेत्र के लोग इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग पख्तूनिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। दरअसल पख्तून अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनी तरह से लागू करना चाहते हैं, और हालांकि वर्ष 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने और उस पर तालिबान के काबिज होने से पख्तूनख्वा आंदोलन कमजोर पड़ गया, क्योंकि तालिबान स्वयं पश्तून बहुसंख्या वाला समूह है। इसके अतिरिक्त मुजाहिर भी अपना आंदोलन चला रहा है, जो कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास जैसे क्षेत्रों की शामिल कर एक अलग देश चाहता है।
कुल मिलाकर इस समय वैचारिक वातावरण में भारत की कार्रवाई को लेकर जो अवधारणा बन रही है उसके अनुसार भारत ने सबसे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की वह गुलाम जम्मू कश्मीर इलाके में की थी, जिसे एक टेस्ट केस माना जा सकता है। दूसरी बार कुछ आगे बढ़कर हमला हुआ, लेकिन अब ये जो हमला हुआ है वह पाकिस्तान के हार्टलैंड पर किया। इसका असर दूरगामी और प्रभावशाली होगा। ऐसे में यदि युद्ध कुछ समय तक जारी रहता है तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद अलगाववादी शक्तियों को बल मिलेगा और वे अधिक ताकत व उत्साह के साथ सक्रिय हो पाएंगी और संभव है कि यह पाकिस्तान को नए विभाजन की तरफ ले जाए। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बिखरने की दिशा में चल पड़ा है। वैसे पाकिस्तान का गॉडफादर चीन स्वयं चुनौतियों से घिरा हुआ है। अमेरिका आज इस स्थिति में नहीं कि भारत के विरुद्ध जाकर पाकिस्तान को मदद करे। कुल मिलाकर पाकिस्तान अभी भ्रम और घबराहट के मध्य खड़े होकर भारत से लड़ने की एक असफल कोशिश कर रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। दमन के विरुद्ध आवाज बुलंद करते बलूचिस्तानी। तो पाकिस्तान आप देखते हैं कि बलूच आंदोलन पहले ही तुलना में कुछ बदला हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज इसके साथ तालिबान मुहाजिर आंदोलन, पख्तून आंदोलन और सिंध आंदोलन के साथ भी इसका कनेक्ट स्थापित हो चुका है। इसलिए अब बलूच आंदोलन बहुआयामी हो चुका है और इसके 3 प्रमुख नेताओं को विदेश में रहकर सक्रिय देखा जा सकता है। इसमें प्रमुख हैं ब्रह्मादाग बुख्ती, जो नवाब अकबर खान बुख्ती के पोते हैं। दूसरे नेता हैं हरब यार मरी ए और तीसरे नेता के रूप में करीमा बलूच का नाम है। ये तीनों बलूच नेता विदेश में निर्वासन में रह रहे हैं। ब्रह्मादाग बुख्ती हथियारबंद अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी का अध्यक्ष है। मरी फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रमुख, जबकि करीम बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं। हालांकि ये नेता भौतिक उपस्थिति के साथ अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आंदोलन नेतृत्व के अभाव में निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ पाता है। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना व पुलिस को निशाना बना रही है। पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे परेशानी की बात है कि बलूच अलगाववादी संगठनों तालिबान के बीच गहरे संबंध बनते दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान सरकार अफगान तालिबान पर लगातार सख्त जाहिर करती रहती है और इसका कारण भी है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में तेजी आ गई है। महत्वपूर्ण बात है कि बलूच अलगाववादी संगठनों की तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी अच्छा संबंध है। इस्लामाबाद की सरकार की तरफ से कई बार यह कहा जा चुका है कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की ही बलूच लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। ताज़ा हमलों में भी टीटीपी और बलूच आर्मी साथ दिख रहे हैं, यद्यपि दोनों का एजेंडा अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू कराना चाहता है और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है और इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त जैसी कहावत चरितार्थ रही है। यानी दोनों मिलकर इस्लामाबाद की राजनीतिक सत्ता के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ रहे हैं और तालिबान बलूचिस्तान आंदोलन के साथ मिलकर सरहद पर व्यवस्था और अराजकता को बढ़ाना चाहते हैं। एक तो इसलिए कि बॉर्डर क्षेत्रों में आतंकी मूवमेंट में आसानी रहती है और दूसरा इसलिए कि बॉर्डर क्षेत्र में निरंतर होने वाले हमलों से बॉर्डर कमजोर होगा और जिसका सीधा असर इस्लामाबाद की सरकार पर पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा आप लोग। ये राजनीतिक चर्चाओं पर भारी सैन्य पराक्रम, ये आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति की बात हो रही है, भारत कनाडा संबंधों की बातें और नए सिरे से आगे बढ़ने की आशा, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ नई सरकार आ चुकी है ना। देखिए ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। चुनाव हुए थे ना तो रिजल्ट आ चुके, उन्हीं की बात हो रही है। एक कनाडा है, ये अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो पिछले माह पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि उस हमले का मास्टरमाइंड कौन था। और आप देखते हैं कि इस आतंकी हमले पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की प्रतिक्रिया भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करते हुए परिपक्व रोक अपनाती हुई दिख रही। कनाडा की पिछली सरकार की तुलना में यह स्पष्ट बदलाव है कि जो कश्मीर और 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन जैसे मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने के लिए जानी जाती थी। इस कारण भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव भी पैदा हुआ था। माना जा रहा है कि मार्क कार्नी की जीत के साथ भारत कनाडा संबंधों को एक नई ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं। कार्नी ने भारत के प्रति व्यवहारिक रूप अपनाने की अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि वे कनाडा की आर्थिक साझेदारी को बढ़ाना चाह रहे हैं।
ताकि अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर सके। कनाडा की संसद में लिबरल पार्टी की चौथी बार जीत हुई है। पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद पार्टी संसद का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत अल्पमत वाली सरकार बना लेगी। देखा जाए तो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी पार्टी की भी किस्मत बदल दी, जो जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में लगभग 2 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी से पोल रेटिंग्स में पिछड़ रही थी। इस वर्ष मार्च में ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कार्नी ने लिबरल पार्टी की कमान अपने हाथ में संभाली। पद ग्रहण करते हुए 9 दिन अंदर संघीय चुनाव की घोषणा कर दी और यह भव्य जीत न केवल लिबरल पार्टी बल्कि मार्क कार्नी का भी शानदार प्रदर्शन की कहानी है, जो सियासत में 2 महीने पहले तक अनजान थे। कार्नी का चुनाव एजेंडा मुख्य रूप से ट्रंप की नीति के खिलाफ था। ट्रंप का कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की घोषणा के खिलाफ पूरे देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में सफल रही। जीत के बाद एक भाषण के दौरान कार्नी ने दोहराया, ट्रंप हमें बांटना चाहते हैं ताकि अमेरिका हम पर कब्जा कर सके। और इस पर वहां मौजूद भीड़ के एक स्वर में कहा, कभी नहीं। वे कनाडाई लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि उनके पास ट्रंप से निपटने की योजना है। और आप देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य, तो इसमें आप देखेंगे भारत के लिहाज से यह चुनाव इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि पेरे वालीवरे और जगमीत सिंह अपनी अपनी सीटें हार गए। पेरे वालीवरे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और चुनाव के दौर में कुछ माह पहले तक इन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। जगमीत सिंह नेशनल डेमोक्रेट पार्टी, जिसे आधिकारिक पार्टी का दर्जा खोना पड़ा, के नेता हैं। जगमीत सिंह अभी कनाडा के राजनीतिक समीकरण से बाहर होने से भारत को उम्मीद है कि वहां की राजनीति में खालिस्तान से संबंधित तुष्टीकरण कुछ समय के लिए कम होगा, जो भारत कनाडा संबंधों को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएगा। यह भी भारतीय प्रवासियों ने हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन किया, लेकिन इस बार बहुत सारे कारणों से इन लोगों का समर्थन लिबरल्स की ओर झुका हुआ दिखा। कनाडा में भारतीय प्रवासियों का कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति समर्थन खासकर तब कम होना शुरू हुआ जब पेरे वालीवर ने 2024 में दिवाली कार्यक्रम को रद्द कर दिया। वहीं मार्क कार्नी ने चुनाव प्रचार के दौरान टोरंटो के प्रमुख मंदिरों में रामनवमी के अवसर पर दर्शन किए। बैसाखी पर एक गुरुद्वारा में लंगर सेवा में हिस्सा लेकर सांस्कृतिक संवेदनशीलता का परिचय दिया। इस बीच मार्क कार्नी से भारत के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वे कनाडा की अर्थव्यवस्था को अमेरिका पर और अधिक निर्भर न रखकर साझेदारी को चौतरफा विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। मौजूदा भारत कनाडा संबंधों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। कार्नी के नेतृत्व में बनी स्थिर सरकार के गठन के साथ दोनों देशों के संबंधों में की तल्खी कम की जा सकती है। कार्नी की जीत को लेकर भारत इसलिए भी आशान्वित है कि क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में बिगड़े संबंधों को सुधारने की ओर सकारात्मक पहल कर रहा है। हालांकि पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा करने में कार्नी ने एक दिन का समय जरूर लिया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्नी के चुने जाने के बाद तुरंत एक्स के माध्यम से उन्हें बधाई दी, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ाने का एक संकेत भी कहा जा सकता है। हालांकि प्रवासियों के समर्थन में यह बदलाव चुनावी नतीजों पर बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाया, लेकिन यह जन के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में यह उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को पुनः सामान्य किया जाएगा और दोनों देशों के किसी एक नेता की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर वार्ता फिर से शुरू होने की संभावना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।